नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए 8वां अध्याय, जो इसके पहले एक वीडियो बन चुका है। दूसरा है, इसमें से चौथा पॉइंट चल रहा है। तीसरा पॉइंट इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। हमारे प्लेलिस्ट में हमने ऐड कर दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं। परिवार का आकार। छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े आकार के परिवार से अच्छा होता है, क्योंकि छोटे आकार के परिवार में माता पिता अपने बच्चे के प्रशिक्षण में उनसे बातचीत के लिए अधिक ध्यान देते हैं। 5वां पॉइंट, बहुजन्म। कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनमें प्रमाणित हुआ है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसी की नकल करके दूसरा भी वैसा ही उच्चारण करता है या करेगा। 6वां पॉइंट, द्विभाषावाद। यदि द्विभाषा परिवार है तो उदाहरण के लिए यदि पिता हिंदी बोलने वाला और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली हो तो ऐसे बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है। वह दो भाषा बोलना सीख लेता है। 7वां पॉइंट, संवेगात्मक तनाव। जिन बच्चों के संवेगों या भावों का कठोरता से दमन कर दिया जाता है ऐसे बच्चों का भाषा विकास देर से होता है। 8वां पॉइंट, व्यक्तित्व। फुर्तीले, चुस्त और बहुमुखी स्वभाव वाले बच्चों का भाषा विकास अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चों की अपेक्षा अधिक जल्दी और बेहतर होता है। 9वां पॉइंट, प्रशिक्षण विधि की भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा दी जाए और उनका प्रयोग व्यवहारिक रूप से न किया जाए तो उस भाषा में अभिव्यक्ति कौशल का पर्याप्त विकास नहीं होता। आगे है भाषा विकास। यदि बालक अपने स्वर तंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज से कतराने लगते हैं, उनमें हीनता की भावना का विकास हो जाता है और वे सामान्यतः अंतर्मुखी ही स्वभाव के हो जाते हैं। अगला, भाषा दोष शैक्षणिक विकास की भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। मुख्यतः भाषा दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: ध्वनि परिवर्तन, आरस्य उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र स्पष्ट वाणी। समस्या समाधान के लिए चिंतन इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आप अपने नए विद्यालय समय पर पहुंचने के लिए अपने घर से विद्यालय तक का सबसे छोटा रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप के चयन को कोई का आकार निर्देश कर सकते हैं, जैसे सड़क की दशा, स्कूल का समय, यातायात का घनत्व, सड़क पर चलते हुए सुरक्षा इत्यादि। अंततः इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे उत्तम मार्ग का ही निर्णय करते हैं। इसीलिए इस जैसी साधारण सी समस्या
के लिए भी चिंतन आवश्यक है। समस्या का समाधान हमारे पर्यावरण एवं पूर्व अनुभव से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर होता है। चिंतन, दूसरा पॉइंट है चिंतन। एक ऐसी गतिविधि है, चिंतन एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है। चिंतन की क्रिया यह तब आरंभ होती है जब व्यक्ति समस्याओं से घिरा होता है तथा उसके समाधान के लिए विभिन्न साधनों के बारे में सोचना न हो। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति तथा मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया है। चिंतन के कई प्रकार के मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है, जैसे संकल्पना एवं तर्क। और दूसरा पॉइंट जो है उसी का पहला पॉइंट, संकल्पना। अब चिंतन में सबसे पहले क्या आएगा? संकल्पना। संकल्पना क्या है वो देखेंगे। संकल्पना, चिंतन का एक मुख्य तत्व संकल्पना वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों व जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती है। संकल्पना के अंतर्गत किसी के लक्षण जैसे मीठा, खट्टा, किसी के भाव जैसे क्रोध, भय तथा दो या अधिक वस्तुओं के बीच संबंध जैसे उससे अच्छा, इससे खराब आदि की बात की जाती है। संकल्पनाएं ऐसी मानसिक रचनाएं हैं जो हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध कर रूप प्रदान करती हैं। हम उनका सीधे निरीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका व्यवहार द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। मनुष्य होने के कारण हमारे पास वस्तुओं, घटनाओं या प्रत्यक्ष की गई बातों के आवश्यक लक्षणों को अमूर्त रूप में धारण करने की शक्ति होती है। दूसरा पॉइंट, तर्क। पहला क्या था? संकल्पना। दूसरा क्या है? तर्क। तर्क भी चिंतन का एक मुख्य पक्ष है। इस प्रक्रिया में अनुमान संलग्न है। तर्कपूर्ण विचार व समस्या के समाधान में उपयोगी होता है। यह उद्देश्यपूर्ण होता है और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते जाते हैं व निर्णय लिए जाते हैं। तर्क में हम पर्यावरण से प्राप्त जानकारी और मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का कतिपय नियमों के अंतर्गत उपयोग करते हैं। तर्क दो प्रकार का होता है, निगमन और आगमन। निगमन तर्क में हम पहले दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, जबकि आगमन तर्क में हम उपलब्ध प्रमाण से निष्कर्ष निकालने में से प्रारंभ करते हैं। अधिकतर वैज्ञानिक तर्क आगमन प्रकृति के होते हैं। वैज्ञानिक हो या साधारण व्यक्ति, कुछ घटनाओं के आधार पर सभी के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं, तर्क पर बल देते हैं। तीसरा पॉइंट, सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन की एक नवीनतम तकनीकी की है। यह बालकों में किसी विषय, तथ्य, घटना, वस्तु इत्यादि के बारे में सोचने का नवीन दृष्टिकोण विकसित होता है या करते हैं। सृजनात्मक चिंतन खोज, आविष्कार, मौलिकता को जन्म देती है। इसे अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। यह विचार किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सृजन होता है।
शिक्षण की प्रक्रिया में अध्यापक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे विषय वस्तु के बारे में उन्हें सृजनशील बनने की ओर प्रोत्साहित करते हैं। यह चिंतन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, चाहे वह खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो कलाकार हो। यह चिंतन कार्य करने की वैज्ञानिक तकनीकी को जन्म देती है। ये हो गया हमारा थ्योरी। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है, किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर 1, उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। दूसरा, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। तीसरा, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उससे के साथी से ज्ञात करने के लिए कहेंगे। चौथा, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे कि अपने बच्चे को सही से बोलना सिखाएं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 राइट है। उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, वह नित्य गाने की कसरत करता है। वाक्य नंबर 1, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। दूसरा, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तीसरा, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। चौथा, अर्थ विन्यास एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? नंबर 1, बच्चे भाषा के बारे में चौमस्की की निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करता है। दूसरा, भाषा और विज्ञान प्रारंभ में वाइगोस्की 2 भिन्न गतिविधियां हैं। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। अगला, भाषा वातावरण में एक बीएफ उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। तो कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से गलत है। अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विन्यास विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, सही है। चौथा, अर्थ विन्यास एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो, डैश कहलाता है क्या? रूपिम, वाक्यांश, मुहावरा, स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, रूपिम। क्वेश्चन नंबर 6, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। नंबर 1, भाषा विकास से। नंबर 2, सृजनात्मकता से। चौथा, मूल्यांकन से। पाँचवा, समावेशी शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, भाषा विकास से।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? स्वास्थ्य, परिवार का आकार, लिंगी विभिन्नता या परिपक्वता? पहला AB, दूसरा CD, चौथा BC, तीसरा BC, चौथा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दो विकास से संबंधित नहीं है? दो विकास से संबंधित नहीं है। ध्वनि परिवर्तन, नंबर 2 तुतलाना, नंबर 3 हकलाना, नंबर 4 स्पष्ट उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, स्पष्ट उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अनुकरण द्वारा, चौथा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसे क्या पाएंगे? पहला, उस छात्र का अपने स्वर मंत्रों पर नियंत्रण नहीं। दूसरा, वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। आंसर नंबर 3, भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करता है। चौथा पॉइंट, यह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिंतन का संबंध वास्तु विज्ञान से होता है। दूसरा, चिंतन तर्क प्रधान होता है। तीसरा, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक होता है या आवश्यक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? नंबर 1 तर्क की, नंबर 2 सामान्यीकरण की, नंबर 3 आत्मीकरण की, आत्मकेंद्रीकरण की, चौथा जीववाद की। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? नंबर 1 समस्या समाधान, नंबर 2 निर्णय लेने की क्षमता, नंबर 3 वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर 1 केवल A, ऑप्शन 2 A, B, ऑप्शन 3 C, ऑप्शन 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश की आवश्यकता पड़ती है। अभिसारी चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक चिंतन, सामान्य चिंतन। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 3 राइट है।
सृजनात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम हैं, उसमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे डैश कहा जाता है। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, मूल्यांकन चिंतन या आलोचना। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मक चिंतन होता है। नंबर 1 उच्च अपसारी चिंतन, दूसरा अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, भाषा विकास। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, उच्च अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी ये समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति पहला चरण है? पद्धति का पहला चरण है। पहला प्राकल्पना का निर्माण करना, दूसरा प्राकल्पना का परीक्षण करना, तीसरा समस्या के प्रति जागरूकता, नंबर 4 प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, विगत वर्षों में पूछे गए सवाल देखेंगे। चिंतन के सूचना प्रकट सिद्धांत, प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण होते हैं। नंबर 1 क्रियान्वयन, दूसरा प्रतिक्रिया चयन, तीसरा पूर्व प्रक्रमण, चौथा श्रेणीकरण। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है? स्वनिम, संकेत, प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 20, थ, फ, च ध्वनियाँ हैं, कैसी ध्वनि है ये बताना है। स्वनिम है, रूपिम है, लेखिम है या उदित है? क्वेश्चन नंबर 20, था, फ, छ ध्वनियाँ हाँ क्या है? ध्वनियाँ हैं, कैसी हैं? स्वनिम है, तो स्वनिम है, रूपिम है, लेखिम है या काव्यम है? तो रूपिम है, सॉरी स्वनिम है। क्या है? स्वनिम है। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा का विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? नंबर 1 बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ऑप्शन 2 उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तीसरा उसके प्रयोग का समर्थन करना, चौथा भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 21, क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्विभाषा के रूप में सीख रहा है। निम्नलिखित में से जब वही भाषा द्विभाषा के रूप में सीख रहा है तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? नंबर 1 अधिकाधिक सामान्यीकरण, दूसरा सरलीकरण, तीसरा विकासात्मक, चौथा अत्यधिक शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से कौन से किस क्षमता से संबंधित है? पहला ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उससे
हेर फेर करना। ऑप्शन 2 सही वह धारा प्रवाह बोलना। तीसरा जानना समझना व लिखना। चौथा व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 अल्बर्ट बैंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तीसरा अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह विशेष परिवेश से संबंधित होता है। अर्थात आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर में है? क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। पहला, विद्यालय में उसी बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जाती रही है। दूसरा, शिक्षण को सभी भाषाओं का माध्यम जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। चौथा पॉइंट, विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा का या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेष कर कक्षा पहली और दूसरी के प्राथमिक स्तर पर पहला, विद्यालय उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अनिवार्य है। दूसरा, शिक्षण को सभी भाषाओं का प्रयास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 3 पहला। तीसरा, जो बच्चे ज्ञान में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चौथा, शिक्षार्थियों के अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुत बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षण द्वारा डैश के रूप में देखा जा सकता है। परेशानी, समस्या, संसाधन और बाधा। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 3 राइट है।
क्वेश्चन नंबर 29, अपने चिंतन में आवश्यक अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए वो बताना है। पहला, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने विचार विभिन्न